हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुरारी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं 1000 साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस नेत्र दोष को कहते हैं, इस नेत्र दोष को क्या कहते हैं? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, मोतिया बिंदु, दृष्टि वैषम्य और जरा दृष्टि दोष। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु इसका आंसर होगा। मोतिया बिंदु क्या होता है कि हमारी जब उम्र बढ़ने लगती है तो लेंस की जो पारदर्शिता होती है, जो लेंस की पारदर्शिता होती है वह खत्म हो जाती है और लेंस का लचीलापन बढ़ जाता है। और लेंस जो होता है उसका जो लचीलापन होता है वो बढ़ जाता है। और ये जो है ना, लेंस जो होता है जो प्रकाश को परावर्तन करने लग जाता है, प्रकाश को परावर्तन मतलब रिफ्लेक्ट करने लग जाता है उसको, और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इस दोष को मोतिया बिंदु दोष कहते हैं। मतलब कि कोई भी एक लेंस है, जैसे कि ये एक लेंस है और इसमें क्या है कि ये इसकी जो पारदर्शिता है, इधर से मतलब किरण गुजरने की जो पारदर्शिता है जो वो खत्म हो जाती है, और इसके आगे मतलब जो व्हाइट कलर का सा पदार्थ जम जाता है, जिसके कारण जो प्रकाश की किरण आ जाती है वो रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। तो इसी को हम मोतिया बिंदु कहते हैं। ठीक है। और इसके बचाव के लिए इसमें शल्य चिकित्सा में नेत्र लेंस को निकाल दिया जाता है। मतलब जो चिकित्सक के द्वारा इसमें जो नेत्र लेंस को निकाल लिया जाता है। इससे पूर्व क्या होता है कि जो मतलब नेत्र लेंस को निकालने से पूर्व उसमें जो मोतिया बिंदु जो बनता है उसको निकाल लिया जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब वो लेंस को जो चेंज किया जाता था तो गहरे मोटे काले रंग का चश्मा लगाया जाता था। लेकिन आधुनिक विधि जो होती है, आधुनिक विधि में कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। और इस कृत्रिम लेंस को क्या कहते हैं वो लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मोतिया बिंदु में जो कृत्रिम लेंस लगाया जाता है इसका नाम होगा इंट्रा ओक्यूलर लेंस। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, यानी कि इंट्रा ओक्यूलर लेंस। ठीक है, ये एक आधुनिक विधि है। आधुनिक विधि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है, वो पहले तो क्या होता था कि मोटा लेंस लगा दिया जाता था। अब बात करते हैं हम निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष के अंदर ये होता है। ठीक है। और ये दृष्टि वैषम्य और जरा दृष्टि दोष। बात करते हैं हम दृष्टि वैषम्य, इसको बोलते हैं, इसको तो मायोपिया बोलते हैं, याद रखिएगा। ये इंग्लिश के अंदर भी मायोपिया से भी मतलब ये नाम से भी आ जाते हैं कई बार। और इसकी जो होती है वो इंग्लिश की एस्टिमेटिज्म होता है इसका। ठीक है। और इसको दूसरे नाम से जाने जाते हैं अबिंदुकता के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कॉर्निया होता है, मतलब ये नहीं होता, जो लेंस मतलब जो आँख के आगे लगा होता है, मतलब आँख की जो बाहरी पार्ट है कॉर्निया, जहाँ से एंट्री करती है किरणें, वो उसकी आकार वो गोलीय का आकार होता है वह अनियमित हो जाता है, मतलब निश्चित नहीं रह पाता। इसके कारण वह दृष्टि वैसे भी दोष हो जाता है। इसमें ये और होता है कि जो दूर की वस्तुएं होती हैं, दूर मान लो ये वस्तु रखी हुई है, तो जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ये दोनों को वह पहचानने में असमर्थ होता है।
मतलब वह दोनों को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता और पहचान नहीं सकता कि ये कौन सी, ये ऊर्ध्वाधर रखी हुई है या क्षैतिज रखी हुई है, ये कौन सी वस्तु है। उपचार के लिए यह है कि दृष्टि वैषम्य में हम बेलनाकार लेंस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जरा दृष्टि दोष के बारे में बात करें। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि उसको न तो पास की वस्तु दिखा देती है, इसमें लिख लीजिए, न तो पास की न ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। ये होता है इसके अंदर, न तो पास की देती है न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। निराकरण के लिए फोकल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है कि जैसे कि ये किरण होती है, मान लो ये एक लेंस है, तो लेंस से होकर वो गुजरेगी, और रुको, ये इसकी आँख है, तो जो किरण होती है ना, जैसे दो किरण होती है तो पहले ही बन जाती है, मतलब रेटिना पे न बन के, मतलब जो रेटिना पे न बन के उससे पहले ही बन जाती है, वह निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसके अंदर। उपचार के लिए मैंने बता दिया कि अवतल लेंस का प्रयोग आप कर सकते हैं। अवतल लेंस इसके अंदर लगाया जाता है, ठीक है। तो बता देते हैं कि मोतिया बिंदु क्या होता है। ये देखिए, ये जो लेंस होता है उसके ऊपर ये एक वाइट कलर का पदार्थ जम जाता है। तो ये अपारदर्शी हो जाता है, मतलब इसके अंदर की तरफ किरणें नहीं गुजर पाती, और इससे जो ये वाइट कलर है तो इसमें जो किरणें हैं वह जाके वापस आ जाती है, इनकी परावर्तन हो जाता है किरणों का, यहाँ से जा रही है वापस आ रही है, ऐसे मतलब टकरा के वापस आ जाती है, और इसके कारण जो वस्तुएं जो होती है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसीलिए इसको, मतलब इसमें जो लेंस होता है उसको ही पूरे को हटा दिया जाता है और एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्यूलर, ठीक है। ऑक्यूलर बताया मैंने आपको, ये इंट्राऑक्यूलर लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए आप, और लेंस के बारे में बात, मतलब जो इसके भी बारे में बात करते हैं। आँख के बारे में स्क्लेरा इसके पार्ट होते हैं। कॉर्निया जो सबसे बाहर जहाँ से जो किरणें एंटर करती है, पुपिल, आइरिस ये मसल्स होते हैं, आइरिस। लेंस आप सभी को पता है, वर्टियस कैविटी, ऑप्टिक डिस्क, ये यहाँ से जो संकेतों को लेके जाता है, यहाँ पे तो उल्टी बनती है तस्वीर सबकी, जो भी आती है उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन वो ये संकेतों को चेंज करके एक सीधा इमेज के रूप में चेंज कर देती है। याद रखिएगा, रेटिना, कोरिड, मतलब इसके पार्ट होते हैं, याद रखिएगा, इन पार्टों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंदर के जब भाग जो ये काला से उसे बोलते हैं पुपिल, स्क्लेरा जो ये व्हाइट कलर का पार्ट हो रहा है, और ये बीच का आइरिस, ये आइरिस है, ये नीला कलर का से जो दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं इफेक्टेड, ये नॉर्मल है, और यहाँ पे कैटरेक्ट मोटे बिंदु, ठीक है। कैटरेक्ट के द्वारा ये व्हाइट कलर का हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा हैजा का कारण है? किसकी वजह से हैजा हो जाता है, आपको बताना है। हैजा किसकी वजह से हो जाता है? ऑप्शन है सहवाल, जीवाणु, विषाणु और फफूंद है, विषाणु है, जीवाणु है, या फिर सहवाल है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा जीवाणु, बैक्टीरियल डिजीज ये होती है इसके अंदर। और भी बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात करें, एक तो हैजा तो हो चुका है, और बात करते हैं हम टीबी हो गया, डिप्थीरिया, पीलिया, कुष्ठ। टीबी, डिप्थीरिया, पीलिया और कुष्ठ ये जीवाणु के द्वारा होते हैं। विषाणु तो आप जानते होंगे, चिकन पॉक्स,
कोविड-19 जो कि इस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और पोलियोमाइलिटिस, पोलियो याद रखिएगा। पीलिया और पोलियो में अंतर है। पीलिया तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो पीला पीला सा हो जाता है, और ये पोलियो अलग होता है, जिसमें मतलब हम जो हमारा शरीर पूरा काम नहीं करता, मतलब सुन टाइम में हो जाता है। पोलियो के कारण बच्चों में ज़्यादा होता है ये पोलियोमाइलिटिस, इसको बोलते हैं पोलियोमाइलिटिस। ठीक है। एक होता है एड्स, AIDS, एड्स। ठीक है। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मैं लिख देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इससे। ये इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका जो जनक है HIV, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, वो वायरस। फफूंदी आप सभी को पता है, रोटी जब तो मतलब रोटी काफ़ी समय की हो जाती है, मतलब 2-3 दिनों के बाद हो जाती है, तो उस पर फफूंदी उत्पन्न हो जाती है। ये फफूंदी होते हैं, ईस्ट बोलते हैं ना, ईस्ट भी तो बोलते हैं, एक ईस्ट। ठीक है। शैवाल आप सभी को पता है, समुद्र में पाए जाने वाले पौधे ही शैवाल कहलाते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं, ये जो वायरस है, मैंने आपको लिखा नहीं यहाँ पे, जो वायरस के अंदर डेंगू भी आता है, आपको पता है डेंगू भी आता है। तो मैं यहाँ पे एडिस एजिप्टी, जो ये मच्छर है, मॉस्किटोज है, इसको एक चित्र लेके आया हूँ मैं, आप देखिए इसको, ऐसा होता है ये। और एड्स के बारे में देख लीजिए आप, मैंने लिखा है इसकी फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स इज ए मेडिकल कंडीशन, इम्यूनो सिस्टम इज टू वीक टू फाइट इन्फेक्शन। मतलब अगर आपकी बॉडी इन्फेक्शन को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही है, इट मीन्स कि आपकी जो आपका जो शरीर है वह जीवाणुओं से या इन्फेक्शन से लड़ने के लिए काबिल नहीं हो रहा है, उसकी वीक है, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट एड्स के अंदर होने लगता है। और एड्स एक बीमारी नहीं है, मतलब बहुत सारी बीमारियों का एक वो है, मिक्स है कि जैसे कि कोई भी बीमारी आपको होने लग गई, फिर धीरे धीरे दूसरी बीमारी होगी, फिर तीसरी। अगर आपकी जो शरीर की जो वीकनेस कम है, फाइट करने की वीक है, तो ऐसा होगा। और फिर ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस हो जाएगा। HIV इज ए वायरस विच अटैक ह्यूमन सिस्टम इन ह्यूमंस। ये जो हमारे लंडे की जो शक्ति की प्रणाली है उस पर अटैक करता है ये, और पूरे शरीर को डिस्ट्रॉय कर देता है, धीरे धीरे अंदर की जो कोशिकाओं को उनको नष्ट कर देता है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आपको पता है। ये एड्स जो होता है ये सेक्स के द्वारा भी होता है, मतलब शारीरिक संबंध जो बनाते हैं उसके द्वारा हो जाता है, स्तनपान के द्वारा भी ये हो जाता है। ऐसे कई रीजन हैं जिसके कारण ये हो जाता है। याद रखिएगा, इसका जो जनक है HIV। देख लेते हैं, ये देखिए एड्स, HIV और एड्स में डिफरेंट भी है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स इज ए मेडिकल कंडीशन, वीक इन इन्फेक्शन अटैक टू ह्यूमन। ये देख लीजिएगा, याद रखिएगा। वर्ल्ड एड्स डे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर को ये मनाया भी जाता है। और इसकी जो ये रिबन वो रेड कलर की होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब से पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, तो आप याद रखिएगा। ये जो रिबन होता है वह एक रेड कलर का होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रेफाइट काला और मुलायम होता है, ये बात सही है। ग्रेफाइट काला और मुलायम होता है। ग्रेफाइट केवल कार्बन से बना होता है, ये बात भी सही होता है, क्योंकि कार्बन का अपर रूप है ये ग्रेफाइट विद्युत का चालन नहीं करता है। ग्रेफाइट को अधिक गर्म करने पर यह जल जाता है और
कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो इनमें से जो कथन सही नहीं है वो ढूंढना है। तो इसका जो आंसर होगा, ग्रेफाइट विद्युत का चालन नहीं करता है। ये बात गलत है, विद्युत का चालन करता है। ये जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। ठीक है। और कार्बन के पररूप, कार्बन के पररूप उनमें से है, एक तो है ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन। याद रखिएगा, ये ग्रेफाइट के अपर रूप हैं। तो ग्रेफाइट के गुण आप देख लीजिए, ग्रेफाइट काला होता है, मुलायम भी होता है, और ये कार्बन का अपर रूप भी होता है, और ये विद्युत का चालन भी करता है। ध्यान रखिएगा, ये विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट को अधिक गर्म करने पर यह जल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपकी स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये देखिए, ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की संरचना ऐसे होती है, कार्बन एटम्स होते हैं यहाँ पे। आप सभी को बताइए, अगर ये जो संरचना होती है, ये बेंजीन की संरचना होती है। बेंजीन की संरचना होती है। इनकी जो बीच की दूरी है, परतों की जो बीच की दूरी होती है वह 0.34 nm। वांडरवाल फोर्स इसके मध्य लगता है, ये वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल बल, आप ऐसे याद रखिए। ये देखिए आप, हीरा की ये संरचना होती है, ये याद रखिएगा, हीरे की ये संरचना होती है। ये ग्रेफाइट ऐसा होता है, ये काला होता है, मुलायम भी होता है, विद्युत का चालन करता है, और ये अगर इसको जलाया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न भी करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑप्टिकल उपकरण में लगे लेंसों की संख्या की कुल क्षमता लेंसों की अलग अलग क्षमताओं का होती है। क्या आंसर होगा इसका? लेंस की क्षमता, इसका जो आंसर होगा वो बीजगणितीय योग होता है। तो हम चलिए देख लेते हैं क्षमता क्या होती है। क्षमता यानी कि प्रकाश किरणों को अपसारित व अभिसारित करने की क्षमता। अब आप बोलोगे सर कि ये अपसारित व अभिसारित क्या होती है, तो मैं इसको बता देता हूँ कि अपसारित का मतलब होता है कि फैलाना। जैसे कि एक अवतल लेंस है, इसके द्वारा ये किरणें फैल रही है, ऐसे दूर दूर तक अगर ऐसे फैल रही है तो ये अपसारित होता है। अभिसारित मतलब किरणों को आ रही है, एक बिंदु पर जोड़ रही है, इसको ऐसे एक बिंदु पर इकट्ठा कर रही है, उसको एक बिंदु पर, और ये दूर दूर फैला रही है। तो ये ध्यान रखिएगा। जो क्षमता होती है P = होती है 1/f। f क्या होता है? मीटर के अंदर होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और बात करते हैं हम। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, आपसे जान के होंगे आप ये क्या है। तो हम बात कर लेते हैं इसका जो मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। क्या होता है इसका मात्रक? डायोप्टर। और डायोप्टर जो होता है वह मीटर यूनिवर्स होता है। आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम रखेंगे कुछ भी मान रखेंगे तो वही ये मीटर जो यूनिवर्स में चला जाएगा, सही है ना। तो कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, जैसे कि अवतल लेंस जो इसकी क्षमता होती है वो होती है माइनस के अंदर, और उत्तल लेंस की जो होती है वो होती है पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं बीजगणितीय योग कैसे होता है। तो बीज जैसे कि P तो ये तो होता ही है, वैसे कि 1/f, कलर चेंज कर लेते हैं, 1/f
अब 1/f1 1/f2 1/f3 ऐसे डैश 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 चलता रहता है। तो 1/f क्या होता है, ये रहा। तो p इज इक्वल टू p1 p2 p3 डैश 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 ऐसे चलता है। तो क्या होता है, ये बीजगणितीय योग होता है, यानी कि क्षमता, अलग अलग लेंसों की क्षमताओं का बीजगणितीय योग होता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है, और ये याद रखिएगा एमीटर यूनिट्स होता है, और ये मतलब जो फोकस दूरी है उसकी, फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसकी ये भी याद रखिएगा। ये अवतल लेंस की जो डायोप्टर होती है माइनस में होती है, मतलब क्षमता, और उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, उसका जो ये 11वां पार्ट है, 11वां या 12वां। तो आप इसे देखना ना भूलें, और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इन सभी मीडिया पर आप शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क की जो गतिविधियां हैं उसका अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सी चीज़ है जिसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा EEG। अब आप कहेंगे सर ये EEG क्या होता है? तो चलिए हम EEG के बारे में बात करते हैं। पहले तो EEG की फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो कि अक्सर पूछी जाती है। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, सॉरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको थोड़ा क्या है कि थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सही तरीके से लिखो, आपको पता भी होनी चाहिए इसको थोड़ा, तो ढंग से लिख देते हैं इसको। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि पिछले एग्जामों में कि जो हृदय की जो परिवर्तन होती है, जो उसमें होने वाले वैद्युत जो तरंगें उत्पन्न होती है, मतलब इसके अंदर वैद्युत संचालन भी होता है। तो उसका मस्तिष्क के अंदर तो ये होता है, और उसके अंदर हृदय के अंदर होता है। वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, किसके द्वारा उसको गतिविधियों को रखा जाता है? तो उसका जो आंसर होगा वो होगा ये हृदय के अंदर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये हृदय के अंदर किया जाता है। ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसका आंसर होता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। ये देखिए, ये है EEG। ऐसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जो पूरे मस्तिष्क के ऊपर ऐसे सिस्टमेटिकली इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। ये सब इलेक्ट्रोड हैं, और एम्पलीफायर से सीधा इससे कनेक्ट किया जाता है स्क्रीन पर। तो वो चीज़ें इंफॉर्मेशन हमको देता है कि मस्तिष्क में क्या गतिविधियाँ चल रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो मेजर ए पोटेंशियल्स फॉर ईच इलेक्ट्रोड, ठीक है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड के द्वारा ये चीज़ें दिखाई जा रही है, मतलब कि मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है। आपने देखा होगा फिल्मों में, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी दिलवाले मूवी में अजय देवगन के ऊपर ये ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक है, कौन सा आयनिक यौगिक है? अब बताइए कौन सा इसमें आयनिक यौगिक है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा NaCl आयनिक यौगिक है। Na+ और Cl- में ये टूट जाता है, ठीक है। HCl, आपको लग रहा होगा कि HCl में भी ऐसा होता है, लेकिन HCl में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, बंध बनाता है। क्योंकि HCl आयनिक क्योंकि आयनिक बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध ये बनाता है, क्योंकि इसके अंदर ओनली
जो आयंस की इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है ओनली, मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, वो उसको दे देता है, ये इसको दे देता है, ठीक है। लेकिन HCl के अंदर जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसके अंदर ले लिए जाते हैं, उससे आयंस एक दूसरे से ले लिए जाते हैं, मतलब इसके द्वारा एक आयंस त्याग दिया गया है और इसके द्वारा एक आयंस ले लिया गया है, मतलब, ठीक है। CCl4 की आप स्ट्रक्चर जानते हैं, Cl और Cl, ये ऐसे मतलब ट्रिपल H होते हैं इसके अंदर, और एक तरफ ऐसे ज़्यादा भी होता है, मतलब ये वो खींच रहा है इसको ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाया जाता है, इसका क्या आंसर होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा अग्नाशय। अग्नाशय के अंदर आइलेट्स और लैंगरहैंस पाया जाता है। अग्नाशय को मैंने पिछले जो क्लासेज लगी हैं उसके अंदर मैंने ये स्पष्ट रूप से सही तरीके से बताया भी है, थोड़ा बहुत मैं आज इसके बारे में दोबारा बता देता हूँ। इसका जो आपको आकार होता है ये यू आकार का होता है, पहले तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट हो चुका है। दूसरा पॉइंट, आकार यू आकार का होता है। ये मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि क्यों होती है? ये मिश्रित ग्रंथि ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली तो लीवर होती है, आप सभी को पता है, पहले जो होती है लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर, दूसरी होती है ये दूसरी होती है, दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, और ये अग्नाशयी रस प्रोड्यूस करता है, मतलब स्रावित करता है। अग्नाशयी रस जो क्षारीय होता है, ये क्षारीय द्रव होता है। आप याद रखिएगा, जब भोजन नलिका के द्वारा इसके अंदर आता है तब ये अम्लीय को क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जो अग्नाशय का ये जो लैंगरहैंस और आइलेट्स और लैंगरहैंस है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये इसका भाग होता है अग्नाशय का भाग, ये भाग होते हैं, इसको ये लिख लिया, भाग होते हैं, ये पार्ट। अब ये क्या क्या करते हैं उसके बारे में देख लीजिए। इसके अंदर जो कोशिका होती है बीटा कोशिका, उसके द्वारा तो इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है, इनकी इंसुलिन का स्रावित किया जाता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से भी आइलेट्स ऑफ हंगरलैंस में, और हंगरलैंस बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन का श्रावण किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, दूसरी है अल्फा, दूसरी है जो ग्लूकेगोन इसका नाम है, और सोमेटोस्टेरिन, ये जो कोशिका होती है वह सोमेटोस्टेरिन, ठीक है, ये प्रोड्यूस करती है। तो मैंने आज फिर से अग्नाशय के बारे में बता दिया। आप देख लीजिए, यू आकार की मिश्रित ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशयी रस जो क्षारीय द्रव होता है, इसका पार्ट होता है आइलेट्स ऑफ हंगरलैंस अंग, जो ये इसमें कोशिका होती है, बीटा कोशिका इंसुलिन का श्रावण करती है, अल्फा कोशिका ग्लूकागोन का, और गामा जो होती है वह सोमेटोस्टेरिन, ठीक है। ये देख लीजिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो होता है ना, ये होता है गोल ब्लैडर होता है ये, इसी के अंदर अग्नाशयी रस स्रावित, मतलब अग्नाशयी रस जो होता है ना वो इसके अंदर संग्रहित होता है, ठीक है। ये पूरा जो पार्ट है ये इसका पार्ट है, ठीक है। पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं इसको, बाइल डक्ट जो जूस होता है, ये पूरा मैंने बता दिया। ये जो टेल है, बॉडी है इसकी, हेड जो मेन इसका जो पार्ट है वो ये है, फिर इसके बाद में ये इसकी पूंछ की तरफ से चली जाती है, ठीक है। स्प्लीन आपको सभी को पता है कि आरबीसी का जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उसका क्या होता है, ये कब्रिस्तान बोलते हैं, स्प्लीन प्लाही जिसे बोलते हैं हम, स्टोमेट जहाँ पर ये भोजन जाता है, और इसका अवशोषण भी होता है यहाँ पे, और पाचन भी होता है। लीवर
लीवर, लीवर के बारे में भी आप सभी को बताया मैंने पहले भी। लीवर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे जो नाइट्रोजन के जो खतरनाक मतलब जो रासायनिक पदार्थ बनते हैं इससे, उनका ये अपचयन मतलब जो पाचन वाचन करके इसको मल के रूप में बाहर निकाल देता है। ये इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य है, आप सभी को पता होगा। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सबको मैंने बता दिया। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए स्मॉल स्टेंटाइन, छोटी आंत, जिसके अंदर प्रोटीन का पाचन होता है। पूर्ण पाचन स्मॉल स्टेंटाइन के अंदर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 के प्रतिरोध सिरों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट है, तो प्रतिरोध के बहने वाली धारा का मान क्या होगा? इनकी 32 ओम है ये, सॉरी। तो हम इसको देख लेते हैं पहले तो। अब आप सभी को पता है कि एम्पियर जो ओम का नियम है वो सभी को पता होगा। ओम के नियम से हम इसको काट लेंगे। ये एक्चुअली में ये 3 है, ये 2 नहीं है, एक्चुअली 3 के प्रतिरोध है, मतलब 3 इसका प्रतिरोध है, 3 ओम। इसको क्या लिखने में दिक्कत है, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे लिख देंगे हम 3 ओम। ठीक है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 6 वोल्ट है, तो प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान क्या होगा? तो आप सभी को बताया ओम के नियम से ओम के नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर। V बराबर आई आर होता है, वोल्ट है यहाँ पे विभवांतर, यानी कि 6 है यहाँ पे। I का मान दे नहीं रखा और R 30 का मान 3 है, तो ये 2 बार कट जाएगा और I बराबर आ जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2 एम्पियर। ठीक है, याद रखिएगा V बराबर आई आर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा वस्तु से छोटा होता है? मतलब कौन सा ऐसा लेंस या दर्पण है जो प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप बताइए। इसके जो ऑप्शन भी दे रखे हैं, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या समतल दर्पण। तो बात करते हैं फिर हम इसकी अवतल लेंस। इसका जो आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस में ये होता है। फिर इसके बारे में बात भी इसको बना के आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये छोटा होता है। एक बात याद रखिएगा, जो अवतल दो लेंस होता है ना, अवतल लेंस में हमेशा यानी कि कोई भी स्थिति हो, यानी कि कोई भी स्थिति हो, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व छोटा प्रतिबिंब होता है। मतलब यानी कि कोई सी भी स्थिति हो, या तो अनंत पर रखा हो या फोकस व उसके ध्रुव के मध्य रखा हो, या केंद्र व फोकस के मध्य, या फिर वक्रता त्रिज्या व फोकस के मध्य, कहीं पे भी रखा हो, ये हमेशा आभासी बनेगा। इसका प्रतिबिंब आभासी छोटा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब बना के भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए आप, तो बनने में दिक्कत आएगी तो फिर भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये सभी को पता है, ये है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस अपसारित करता है, किरणों को अपसारित यानी कि फैलाने का कार्य करता है दूर दूर तक। तो चलिए हम देखते हैं फिर एक यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं इसके बीच में। ओके, ये अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, ये खींच दी हमने, इसको थोड़ा बना दिया। मान लो यहाँ पे एक वस्तु है, उसका नाम है ए, और ये इतनी बड़ी है, मतलब ये भाग है बी। अब किरण जाएगी यहाँ से। अब आपको पता है कि जो अवतल लेंस है उसको अपसारित कर देता है, मतलब दूर भेजता है, मतलब इससे मुख्य अक्ष से दूर ले जाता है। ठीक है, एक भेज देते हैं केंद्र की, मतलब केंद्र की ओर। यहाँ से चलो एक केंद्र से ये भेज दिया हमने ऐसे,
चली गई, एक ये किरण चली गई। अब ये दोनों जाके तो मिल नहीं रही, इसीलिए इधर की तरफ तो नहीं बनेगा। अब इसको हम आभासी रूप में बनाते हैं, तो ये किरणों को डॉट डॉट लाइन के द्वारा दर्शाएंगे हम इसको। मतलब ये, अब देखिए आप, ये ऐसे, मतलब ऐसे इसको, सॉरी क्या करें, इसको ऐसे बना देते हैं ऐसे, मतलब एक किरण तो ऐसे आ जाएगी, और यहाँ पे ऐसे टकराएगी, तब ये जो बनेगी ना, ये यहाँ पे वो ये तो पीछे की ओर रखाएंगे हम, और ये जो बनेगा ये बनेगा, मतलब ये बनेगा ए डैश और ये बनेगा बी डैश। तो प्रतिबिंब इससे छोटा हो गया और आभासी होगा, क्योंकि ये आभासी रूप से किरणें मिल रही है पीछे की तरफ। तो ये इस प्रकार से इसको पहचानने का तरीका होता है, इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक जनित्र में प्रेरित धारा की दिशा, इसमें आप इसमें याद रखिएगा कि जो ये किरण आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है, एक जनित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम उपयोग हुआ। प्रेरित धारा, एक जनित्र में प्रेरित धारा का उपयोग, इनके कौन से नियम का उपयोग करेंगे कि इससे पता लगा जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। याद रखिएगा, दाएं और बाएं दोनों नियम है, तो दाएं हाथ का नियम तो हम दिखा देते हैं आपको। देखिए, ये है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ से आप खुद अपने हाथ से बना के देख सकते हैं इसको, ऐसे, मतलब मैंने बनाया है, आप भी देखिए बना के दाएं हाथ से। तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर की ओर जो अंगूठा है वह चालक की गति, यानी कि उसके चालक की गति किस दिशा के अंदर है, तो ये दिखा रहा है ऊपर, मतलब जो ये अंगूठा दिखा रहा है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, ये दिखा रहा है आपको। इधर की तरफ प्रेरित धारा, अंगुली के द्वारा प्रेरित धारा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स। तो आप दाएं हाथ के नियम से पता कर सकते हैं कि प्रेरित धारा जो कौन सी दिशा में बह रही है। ठीक है, तो हम दाएं हाथ के देख लिए, अब बाएं हाथ के देख लेते हैं। देखिए, ये है बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ से बना के देख सकते हैं, ऐसे मैंने बनाया है, आप भी बनाइए ऐसे। तो इसको जो ये चित्र में दिख रहा है उसके अनुसार बना के चेक कर सकते हैं। तो ये जो इसका जो क्षेत्र होगा, चुंबकीय जो क्षेत्र होगा, वो अंगुली के द्वारा दर्शाया जा रहा है, नीचे की अंगुली धारा और बल अंगूठे के द्वारा दर्शाया जा रहा है। पता चल गया आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से देख लीजिए, मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। ये तो होता है फ्लेमिंग का दायां नियम, जो कि धारा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बारे में बता देता है। ये बल, धारा और क्षेत्र के बारे में बता देता है। प्रेरित धारा, वो ये प्रेरित धारा बता रहा है, ये इसमें ओनली धारा बता रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप इसे भी पहचान सकते हैं, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, किसके अंदर, चुंबक के अंदर। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये फील्ड आपको साउथ की ओर नजर आएगा, इधर की साइड। ठीक है, तो ये लग रहा है जो बल, आप देख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस घटना या कार्य में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है। कच्चे लोहे के एक टुकड़े को धारा प्रवाहित परिनलिका के अंदर, या लोहे के एक टुकड़े को एक छड़ चुंबक के द्वारा चुंबकित करने में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा कच्चे लोहे के एक टुकड़े को धारा प्रवाहित परिनलिकाओं के अंदर ये होता है। ठीक है, कच्चे लोहे के एक टुकड़े के वो धारा प्रवाहित परिनलिकाओं के अंदर इसका आंसर होता है चुंबकीय प्रेरण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता यानी कि मैं बता देता हूँ कि एकाक लंबाई और एकाक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले प्रतिरोध को ही हम प्रतिरोधकता कहते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपको बता देता हूँ पहले तो, ये है, ठीक है। और ये देखिए आप एक बार, सॉरी
इसको हटाओ यार, बन गया। तो ऐसे और ऐसे, इसको भी यहीं पे ऐसे बना देते हैं, एक तो ऐसे और ये हो गया, ठीक है। अब जो ये तो होता है एल, ठीक है, और जो ये इसका वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए। अब आप सभी को बताया कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध इसके समानुपाती होता है एल अपॉन ए के, यानी कि अगर लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटेगा। तो ये तो होगा प्रतिरोध के बारे में। अब बात करते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, अब हम इसको समानुपाती चिन्ह को उठाएंगे, समानुपाती चिन्ह को उठाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के और एल अपॉन ए, ठीक है, ये आ गया। और ये जो होता है वह एक स्थिरांक होता है, नियत स्थिरांक, एक नियतांक होता है, एक नियतांक, नियतांक बोल दिया मैंने आपको, जिसे ही, मतलब जो ये नियतांक होता है जिसे ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे ही मतलब ये इसको ही, मतलब इसको लिखते हैं हम ऐसे बना के, यानी जिसे ही पदार्थ का, यानी कि चालक पदार्थ का, जिसे ही चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको हम यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रतिरोधकता की इकाई की। तो इकाई देख लीजिए अब आप, अब हम इससे निकाल सकते हैं के बराबर, अब आप देख लीजिए ए इंटू आर, ठीक है, अपॉन एल। यहाँ से क्या का मान निकाल लिया। अब क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई सब मीटर के अंदर मापी जाती है, तो मीटर स्क्वायर हो गया। चलो अब बात करते हैं आर क्या होता है, ओम, अपॉन क्या होता है एम, तो एम से एक एम कट जाएगा तो इसका जो इकाई आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी मीटर ओम या ओम मीटर, इसको ये लिख सकते हैं हम ओम मीटर। तो ओम मीटर कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ओम मीटर ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो संबंध है ये, मतलब अगर वो पूछ लेता है कि बताओ कि वक्र अनुप्रस्थ का जो क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोध में घटेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का उसके घटकों के रंगों में विभाजन कहलाता है। ऑप्शन है ए, एक तो ये वर्ण विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। तो जो इसका आंसर होगा वर्ण विक्षेपण, विबग्योर ऐसे, ठीक है, ये होता है विबग्योर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये होता है ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट यानी कि श्वेत प्रकाश अगर गुजार दिया जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, ये इसके अंदर विभक्त हो जाता है। आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य वो होती है रेड कलर की, और सबसे कम वॉयलेट बैंगनी रंग की, ठीक है। और इसमें जो एक चीज़ होती है वो होती है इंपॉर्टेंट की, ये जो होता है ना रंग येलो, YELLOW, येलो जो होता है इसी को ही इस स्पेक्ट्रम, जो ये वर्ण विक्षेपण हो रहा है, जो ये क्रम है उसका मध्य का रंग कहलाता है। ये मध्य का रंग होता है। आप इसको ऐसे मत समझ लीजिए कि बीच का रंग तो ग्रीन नहीं है, इसका जो मध्य का रंग होता है वो येलो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं, हर कोई इसमें ग्रीन लगा के चलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, येलो इसका आंसर है। अब मैंने बताया कि जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको बताया था, मतलब मैं बता देता हूँ। स्पेक्ट्रम, यदि इन्हीं प्रकाशों को किसी समतल पर, यदि कोई पर्दे पर अगर यदि इसको फोकस किया जाता है तो वो जो बनता है वो स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए ये स्पेक्ट्रम, ठीक है, इनको किसी दीवार या पट्टी या पर्दे पर डाला जाता है तब ये बन जाता है, ठीक है। आप देख लीजिए 700 nm,
मतलब इसकी जो बढ़ती जाती है तरंग दैर्ध्य लाल रंग की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सेल का विद्युत वाहक बल होता है, इसका क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम विभवांतर। इसका आंसर होगा ये, विद्युत वाहक बल होगा खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच अधिकतम विभवांतर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम धातु को अधिक वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बनता है? ये तो बहुत ईजी है, आप देख लीजिए। यानी कि 4K, मतलब इसके 4 अणु ले लेते हैं पोटेशियम के और इसकी अभिक्रिया कर देते हैं ऑक्सीजन से, क्योंकि ये जल रहा है तो ऑक्सीजन आएगा। अब यहाँ से देख लीजिए बस, इसको ये जाएगा 2K2O, तो बनेगा क्या K2O, तो K2O इसका जो आंसर हो जाएगा ये K2O ऐसे लिखा जाता है थोड़ा नीचे। ये होता है KO2, ये होता है KO और ये होता है K2O2, तो जो इसका आंसर होगा K2O, इनकी पोटेशियम ऑक्साइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Xe4, यहाँ पे 4 है, इसको 4 लगाइए। Xe4 की स्ट्रक्चर है, यानी कि कौन सी इसकी स्ट्रक्चर होगी? तो इसकी जो होगी ऐसे होता है, मतलब ऐसे F F F और F, ये वर्ग समतली होती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए आप, इसमें 90 डिग्री पर होते हैं सब, और ये इसकी स्ट्रक्चर होती है वर्गाकार समतलीय। ठीक है, ये देख लीजिए। इसमें जो ये एकाकी युग्म होते हैं 2, जो इसके लंबवत होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन क्या है? मतलब कोई भी अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है तो उसके लिए क्या आंसर होगा? मतलब अभिक्रिया के लिए सही कथन कौन सा है, बताइए आप। तो उत्प्रेरक होता है वह अग्र व पश्चात दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि जो उत्प्रेरक होता है वह आगे की और पीछे की दोनों जो अभिक्रिया होती है उनको समान रूप से ये प्रभावित करता है। तो उत्प्रेरक के बारे में बात कर लेते हैं। उत्प्रेरक आप सभी को पता होगा कि जो कैटलिस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में आप, कैटलिस्ट इसको ऐसे ऐसे लिखिए, कैटलिस्ट। ठीक है, अब ये जो होती है ना, ये उत्प्रेरक क्या होता है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ठीक है, और वो उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक अवस्था के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पाठ अवस्था, मतलब स्टेट के आधार पर, स्टेट के अनुसार देख लेते हैं हम। पहला तो होता है समांगी उत्प्रेरक, और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम एक अभिक्रिया का, जैसे कि 2KClO3। ठीक है, अब आपको पता है कि जो उत्प्रेरक होता है उसको इस प्रकार दर्शाया जाता है कि यहाँ पे जो उत्प्रेरक होगा वह MnO2। ठीक है, और इसको गर्म किया जाता है, तब 2KCl प्लस 3CO2 ये बनता है। ये एक अभिक्रिया है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया कि 2KClO3 को MnO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो 2KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, स्टेट के आधार पर मैंने बता दिया, इसे 2 प्रकार के होते हैं, और भी इसके अलग अलग, जैसे क्रिया के आधार पर एक तो होता है धनात्मक उत्प्रेरक, एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, एक होता है स्वतः उत्प्रेरक, एक होता है जैव उत्प्रेरक। ठीक है, इनकी 1, 2, 3 और ये 4, एक तो होता है धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा बहुलक प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको पहचान लेंगे। प्रोटीन एक प्राकृतिक है लेकिन पीवीसी बनाया जाता है, प्रोटीन प्राकृतिक है लेकिन नायलॉन बनाया जाता है,
स्टार्च प्राकृतिक होता है और सेलुलोज प्राकृतिक होता है, इसीलिए ये आंसर होगा। क्योंकि स्टार्च प्राकृतिक है तो नायलॉन तो बनाया हुआ है, ये सिंथेटिक है, तो इसका आंसर होगा स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है, बहुलक आप सभी को पता है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर जो बनता है वह बहुलक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काटने के पश्चात सेब का भूरा रंग में जो बदलाव होता है वह क्या कहलाता है, मतलब वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, या जैविक परिवर्तन होता है। तो उसका क्या आंसर होगा, रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उसके अंदर आयरन होता है, आयरन होता है Fe, और ये नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, तो ये Fe2O3 बना लेता है, इसके कारण वह भूरा रंग का हो जाता है। जस्ट लाइक जैसे कि आपने आयरन होगा और आयरन के ऊपर आपने आयरन की रोड होगी, तो उसके आपने देखा होगा जो भूरे भूरे रंग का, मतलब उसके ऊपर जंग से जम जाती है, तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है और ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PSLV रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है दोनों ठोस व द्वितरल प्रणोदक, केवल द्वितरल प्रणोदक, केवल एक तरल प्रणोदक, केवल ठोस प्रणोदक। ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोनों ठोस तथा द्वितरल प्रणोदक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? आपको मैंने इसकी ट्रिक पिछले ही वीडियो के अंदर बताई है, आप देखिए उसको और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ट्रिक है, ट्रिक का नाम क्या है? ट्रिक का नाम है थारो नापा बाफोसा, बाफोसा, थारो ना बाफोसा, मतलब 2, 2, 4 और 2, 3, 7। आपको पता है कि B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B4, B5 नहीं होता, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है और B12 होता है। तो 3 और 3 6 और 1 7, तो ये 7 होते हैं इनकी। B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12 ये होता है। अब बात करते हैं B, इसकी जो यहाँ पे बात की जा रही है वो होती है B2, इनके राइबोफ्लेविन। यहाँ पे B2 आप लिख दीजिए, B2, तो राइबोफ्लेविन इसका आंसर होगा, राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी प्रकार से ये नाम से भी थायमिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, या नियासिन हो गया, पोमेरी हो गया, और ये बायोटिन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, ये साइनो कोबाल्टिक हो गया, ऐसे इनके नाम हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं इनके पूरे नाम, पूरी डिटेल्स मैंने आपको लिखी हुई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए विटामिन B2, ये इसकी संरचना है और ये इसका फॉर्मूला है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, याद भी नहीं होगा। आप तो इतना याद रखिए कि B2 जो है, जो इसके राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, काम क्या आता है खुद आप सभी को पता है, ये लगभग सभी चीज़ों के अंदर पाया जाता है। आप हरी सब्जियाँ हैं, मांस, अंडे और फल फ्रूट और सनलाइट। देखते हैं नेक्स्ट। एक फ्रिज में शीतलक क्या होता है? आप सभी को पता है, फ्रीऑन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये उत्पन्न करता है, ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, फ्रीऑन इसका उदाहरण है, फ्रीऑन गैस शीतलक होती है इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ठोस है? इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल या ईथर। तो इसका आंसर होगा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म आप सभी को बताइए, आयोडीन होता है, वो ठोस होता है। इसीलिए निम्नलिखित प्रकार में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरणों में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है? सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? सबसे लंबी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है रेडियो तरंगों की। रेडियो तरंगों की सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है। लिख देते हैं रेडियो तरंगे, आप क्रम याद रखिएगा, रेडियो तरंगे सबसे ज़्यादा होती हैं। फिर उसके बाद में माइक्रोवेव्स यानी कि माइक्रो तरंगे। ठीक है, फिर होता है अवरक्त तरंगे, जो कि हमारे टीवी के रिमोट में ये जो तरंगे होती है ये उत्पन्न होती है, अवरक्त तरंगे। फिर होती है दृश्य तरंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम दृश्य तरंगे।
दृश्य तरंगे, फिर होती हैं अल्ट्रावायलेट, यूवी रे, फिर होती है एक्स रे, ठीक है, फिर होती है गामा रे, ठीक है, ये होती हैं। अब आपको पता होगा जो भेदन क्षमता होती है, भेदन क्षमता भी मैंने बता चुका मैं पहले आपको। भेदन क्षमता जो होती है वो गामा की सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है बीटा की, और फिर होती है अल्फा की। सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ। ये होती है अल्फा, ये भेदन क्षमता होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अंदर जो है ऐसे चल रही है, मतलब ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा होती है रेडियो तरंगों में, विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबी जो तरंग दैर्ध्य वाली होती है वो होती है रेडियो तरंगे, और सबसे कम होती है गामा किरणों के अंदर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, वो होगा सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। ये नहीं है। यूरिया आपने देखा होगा, गांव के अंदर खेती करते हैं तब उसमें डालते हैं अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनाइड, सुपर फास्फेट डालते हैं, लेकिन सुपर फास्फेट ऑफ लाइम नहीं डालते हैं। तो देखिए ये है, ये है सुपर फास्फेट है, ये सुपर फास्फेट ऑफ लाइम नहीं है, ध्यान रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ नहीं, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि नमक जो होता है उसको यदि बर्फ के अंदर डाल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा हिमांक पर? हिमांक क्या होता है? जमना। हिमांक मीन्स होता है जमना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घट जाएगा। मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर हम नमक को पानी के अंदर डालते हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? हिमांक। तो ऑब्वियसली बात है कि वो पिघलेगा तो हिमांक घटेगा। ये देख लीजिए, ये हिमांक, मतलब मैं एक चित्र लेके आया था मैं, ये जो मैं पिछला चित्र, ये राइबोफ्लेविन का है, जब B2 विटामिन B2 है उसका ये एक फोटो है। तो स्लाइड में प्रॉब्लम हो गई थी तो इसीलिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच हमारी ये वीडियो देखने के लिए। तो कृपया पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।